से हो गए हैं महेश वर्मा। मतलब 10 रुपए का इजाफा, 10 रुपए है। और आप क्योंकि अर्थशास्त्र समझते हैं और अर्थशास्त्र के छात्र भी हैं, 305 रुपए पर 10 रुपए का इजाफा 3% का भी इजाफा नहीं है, 3% से भी कम का है। लागत तो बढ़ी ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, मजदूरी महंगी हुई ही नहीं, कीटनाशक खरपतवारों के दाम बढ़े हैं ही नहीं। मतलब सरकार और ये दाम निर्धारित करने वाली संस्थाएं कौन सी दुनिया में है? भारत में ही रहती हैं या कहीं और बैठी हैं? संदीप भाई, एक अजीब सी स्थिति इस देश में बना दी गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम कुछ भी कर लें तो वो पाप है और वो कुछ भी करें तो वो पुण्य है। सवाल यह है कि 2014 में रेट क्या था और लगातार बढ़ोतरी जो है गन्ना की कीमतों में सरकार करती रही, और ये इसलिए नहीं हम कर पाए। हमारे पास दुश्वारियां थी, चुनौती थी, कोरोना काल था। लगातार जिस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी उसमें हमने संभालने की कोशिश करी, और उसके बावजूद भी हम कहीं तुलना करें तो लगभग 1,23,000 करोड़ से ज्यादा की क्विंटल की खरीदारी जो है इस रेट पर हमने करी। जबकि पिछली बार अगर आप 9 साल पहले चले जाएं, जब 215 रुपए था तो 57,000 क्विंटल आपकी खरीदारी हुई। अब सवाल उठता है कि जो ये एफआरपी जिसके रिकमेंडेशन पे रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ये लागू करती है, उसको लागू किसने किया और उसके स्टेक होल्डर कौन है? बहुत सेलेक्टिव तरीके से किसी चीज को कह देना कि केंद्र सरकार जो कर रही है, आज ये दाम तय किए गए हैं ये मानते हुए कि लागत 157 रुपए प्रति क्विंटल है। महेश अरे भाई, ये रंगराजन समिति को लेकर और जिस तरह से 1966 एक्ट को अमेंड करके और यूपीए सरकार जो है गन्ना के लिए जो एफआरपी का एक जो फॉर्मूला तैयार किया, उस समय हम गूंगे बहरे और अंधे क्यों हो गए? उसका विरोध जो है उस समय शेतकारी संगठन के अलावा किसने किया? मैं पूछना चाहता हूं आज उन लोगों से। तो सवाल यह है कि जो पाप हुआ वो मेरा। 157 रुपए प्रति क्विंटल पर कोई गन्ना बो सकता है इस देश में? सारे किसान अपनी सारी जमीनें जो गन्ना बोते हैं ना, सरकार को देने को तैयार हो जाएंगे जी। 157 आप गन्ना बो, उगाओ, उसे काटो, मिल में भेज दो, उतार दो, 157 आप रख लो और बाकी हमें दे दो। मैं दावे से कह सकता हूं ये बात। नहीं, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब इस सच्चाई को जानते हैं कि चीनी मिल में तो फिर भी इस रेट पे खरीदारी होती है। पंजाब में 380, हरियाणा में 370, उत्तर प्रदेश में 350। हमारे यहाँ, मैं जहां से संबंध रखता हूँ बिहार से, वहां कोल्हू मिल होता है, वहां पे ये रेट जो है जाके 200-250 रुपए का हो जाता है। आप सोच नहीं सकते है ना, किस लिए हो जाता है? कर सकते हो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। केसी त्यागी यहाँ बैठे हैं, लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। केसी त्यागी यहाँ बैठे हैं। एपीएमसी एक्ट जो वो वहां पर 2005 में जो वो खेल हुआ, उसके चलते जी बाजारीकरण ऐसा हुआ कि दाम ही नहीं मिलते। 42,000 रुपए सालाना यानी कि 3,500 रुपए महीना ये आय रह गई किसान की बिहार के। वहां वो खेती नहीं करने को तैयार, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर मजदूरी करने को तैयार है। ये हाल हो गया। मेरे से अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि केसी त्यागी जी से पूछिए इस बात। तो मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। नहीं, वो बताएंगे ना कि जो सुशासन बाबू हैं, जो विकास बाबू हैं, जो विकास पुरुष हैं बिहार में, आखिर में उनका कुछ धर्म और कुछ कर्तव्य बनता है या नहीं, या सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए? नहीं, राजनीति, अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया महेश वर्मा। 2017 में आपकी यूपी में सरकार बनती है और सरकार बनने से पहले सहारनपुर में प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा में ताल ठोकते हैं, गन्ने का भुगतान समय पर होगा, 14 दिन के भीतर होगा, और 14 दिन के भीतर नहीं हुआ तो ब्याज समेत पैसा मिलेगा। 14 दिन में तो आज भी भुगतान नहीं हो रहा, ब्याज तो आज तक किसी को मिला नहीं। और आपने उस चुनाव के बाद 10 रुपए दाम बढ़ाए और अगले चुनाव
2022 के चुनाव से पहले 25 रुपए और बढ़ाए, कुल जमा 7 सालों में 35 रुपए दाम बढ़ाए उत्तर प्रदेश सरकार ने। बिहार की तो बात पूछूंगा, उत्तर प्रदेश की तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में भी जो करिश्मा हुआ है उसको सुन के आपको आश्चर्य होगा। वही मैंने कहा कि कुछ चीजें बड़ी सिलेक्टिव सोच के साथ जो है बाहर जो है प्रचारित की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। और ये भी आपको मैं बताऊं कि आज जो कुछ भी है हम ये जो कर पा रहे हैं, ये बढ़ोतरी भी जो हम कर पा रहे हैं, उसका कारण मात्र ये नहीं है। स्वाभाविक 4% तो महंगाई दर है, आज का दाम बता रहा हूं महंगाई दर का, और 3% से कम का इजाफा, मतलब पिछले साल के मुकाबले कम पैसे मिलेंगे किसान को। ये तो सिंपल अर्थशास्त्र है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आज अब आप आज जब बात कर रहे थे कि कैबिनेट अप्रूवल पे बहुत ऐसी चीजें जो है किसानों के लिए की गई है, एक प्रधानमंत्री प्रणाम योजना आया है, जो यूरिया स्कीम देखिए उसमें जिस तरह का उसमें जैविक खाद को लेकर जिस तरह से पैदावार बढ़ाने की बात कही जा रही है। किसान जब मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी, सूरजमुखी का आपने देखा ना कुरुक्षेत्र में 6400 रुपए की एमएसपी और बेचने को मजबूर 3500 से 4000, आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर सरकार ने मानी। आप समस्या की चर्चा, आप समस्या की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसके समाधान की अगर बात करेंगे तो शायद आपके जो दर्शक हैं, जो किसान पृष्ठभूमि के हैं, उनको बड़ा लाभ होगा। इसीलिए मैंने कहा कि उसको जो 1451 प्रति मैट्रिक टन जैविक खाद के इस्तेमाल पर भारत सरकार ने जो अभी अप्रूवल दिया है, उसका बड़ा लाभ जो है, क्योंकि वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं गन्ना उत्पादन में खर्चा आता है तो भारत में आता है। उसके कई कारण हैं। आप हर चीज के दूरगामी हल निकालने लगते हैं, तात्कालिक हल स्वाभाविक है कि अगर हम उसको कमतर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जो एक कानून का बोझ जो यूपीए सरकार ने डाला, जिसकी कारगुजारी की वजह से जहां चीनी मालिकों ने उसका समर्थन किया था, याद करिए रंगराजन समिति को, और तब कोई आदमी, तब गुंगा बहरा और अंधे बन के हम बैठे हुए थे। रंगराजन समिति, हाँ, ठीक है, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। और तब क्या हुआ, 1966 को कैसे रौदा गया जो कानून था, तब हम कुछ नहीं बोल पाए। आज जब हम कुछ अच्छा करने के प्रयास कर रहे हैं तो बजाय कि उसके लिए हमें शाबाशी मिलना चाहिए, हमें ये कहा जा रहा है तो महापाप हो गया। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाशी मिलनी चाहिए। एक मिनट केसी त्यागी साहब,